हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीपीएससी एई क्लास 2 2021 के क्वेश्चन पेपर, उनके डिटेल आंसर के और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अप टू 250 क्वेश्चन नंबर। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 251। ओके, सो लेट्स सी। इससे पहले कि अगर आपको कोई देखने हो क्वेश्चंस तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। So question number 251, when loads are applied proportionately to a frame structure having its member in one plane, okay, the structure is called, क्या करा जब लोड प्रोपोर्शनेटली अप्लाइड करे किसी फ्रेम पे और उसके मेंबर जो हैं वो वन प्लेन में है तो दैट प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन फ्रेम। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन फ्रेम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 252, ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इन स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसी भी बीम का होता है जब उनके बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सेम होता है थ्रू आउट द सेक्शन। बेंडिंग स्ट्रेस मीन्स एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल फार्मूला। यहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय आई बाय वाई इज जेड, सो दिस इज एम बाय जेड। सो this is called bending stress. So bending stress should be same on each section of the beam so that the beam get uniform strength throughout the length. So question number 252, the correct option is C. Question number 253, if the area of a cross section of square beam and circular beam subjected to equal bending moment, क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर और सर्कुलर बीम का, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्क्वायर बीम एंड सर्कुलर बीम सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग। अगर इक्वल बेंडिंग है तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो दोनों के एरिया इक्वेट कर दो, है ना। तो एरिया इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? सपोज इसका स्क्वायर को मान लिया मैं, ये स्क्वायर है एक और ये सर्कुलर है, इसके साइड है बी, इसकी डाया डी। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। This is equal area. From here you can find b. So b is equal to root under pi by 4 or root under d is, again d square is d. So we can say b is equal to pi by 4 d square, इसका रूट हो जाएगा। सो दिस इज b बाय d इज इक्वल टू रूट अंडर pi by 4. Okay, so b by d is the root under pi by 4. So beam equal in bending, it means sigma should be maximum, है ना। z शुड बी मैक्सिमम, मतलब यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ इसी फार्मूला से लूँ तो बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग व्हेन z इज मैक्सिमम। तो means we can say if m is equal in both the beam, it means that the section modulus of square section or circular section, whichever section modulus is maximum, that beam is strong in bending. Okay, so m is directly proportional to z, means हम z को कंपेयर कर सकते हैं। तो z इक्वल टू क्या होता है? z इज द सेक्शन मॉडुलस। तो अगर स्क्वायर की बात करें, सपोज z ऑफ स्क्वायर अपॉन z ऑफ सर्कुलर में ले लिया, तो z स्क्वायर का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा? दैट इज b रेज टू 4 डिवाइड बाय 12, दिस इज द i, and divide by b by 2 the y max. So we can multiply directly 2 by b. Okay, so b will get cancelled, divided by 6, and total divided by circular का क्या होता है? पाई बाय 32 डी क्यूब, पाई बाय 32 डी क्यूब डायरेक्टली निकल जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे जब ये रेशियो, तो यू शुड गेट जेड ऑफ सर्कुलर स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऑफ सर्कुलर इज इक्वल टू बी क्यूब डिवाइड बाय 6 पाई इंटू 32, ऊपर आ जाएगा, नीचे है 32 डिवाइड बाय डी क्यूब। सो बी बाय डी रेशियो इज पाई बाय रूट पाई बाय 2 यू कैन से। तो बी बाय डी रेशियो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट जेड एस अपॉन जेड सी, मीन्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर्कुलर का सेक्शन मॉडुलस का जो रेशियो होगा, यू विल गेट 1.18। जब आप ये वैल्यू b बाई डी इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट 1.18, मीन्स सर्कुलर सेक्शन जो है, स्क्वायर सेक्शन इज इक्वल टू 1.18 टाइम्स जेड ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मीन्स स्क्वायर सेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। तो ये स्ट्रॉन्गर होगा तो यू कैन से दिस इज ऑल्सो
more economical. Okay, so question number 253, the correct option is B, that is square beam is more economical. Square beam is more economical. तो इसको मैं इरेज करता हूँ. Okay, so now question number 254. 254, if a pin jointed plane frame M plus R is greater than 2J, then frame stable. क्योंकि पिन ज्वाइंटेड यानी ट्रस का क्या होता है M प्लस आर ई माइनस 2J, है ना. इसी इक्वेशन से हम DS निकालते हैं. तो अगर ये ज़ीरो हो जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं वो डिटर्मिनेट है, स्टेबल है. तो ये ज़ीरो कब होगा, जब M प्लस आर इज इक्वल टू 2J के बराबर होगा. अगर उससे ज़्यादा है तो स्टेबल तो है ही और इनडिटर्मिनेट है. अगर उससे ज़्यादा है यानी M प्लस आर ई जो है वो इससे ज़्यादा है, मतलब इसका वैल्यू का ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगा, जब ये पोर्शन इससे ज़्यादा होगा. इस पोर्शन इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा, है ना. DS की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनडिटर्मिनेट जो होता है वो स्टेबल होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. Question number 255. For a given load, the deflection of an intermediate structure are generally dash than those of its statically determinate structure counterpart. तो क्या कह रहा है कि कोई भी लोडिंग दिया हुआ है, फॉर ए गिवन लोडिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का लोडिंग जो होता है ना, जनरली डैश देन दोज ऑफ स्टेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उसका मोर होगा. फॉर ए गिवन लोडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर जनरली स्मॉलर नॉट लॉन्गर. ये गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्योंकि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन कम होता है. सपोज ये बीम ले लिया मैंने, ये इनडिटर्मिनेट है, और ये बीम ले लिया मैंने, ये डिटर्मिनेट है. ओके, तो इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे होगी, इसकी डिफ्लेक्शन इस टाइप से होगी. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें होगा ना कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें होगा ना कि इसमें. सो क्या होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा. सो दिस इज स्मॉलर देन दोज ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. वेव क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय. वेव क्रिपलिंग किसके कारण होता है, फेल्यूर ऑफ वेव अंडर पॉइंट लोड. हमेशा पॉइंट लोड के नीचे जो फेल होता है वेव में, दैट इज कॉल्ड क्रिपलिंग ऑफ वेव, है ना. लोकल बकलिंग बोलते हैं उसको. सो वेव क्रिपलिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉइंट लोड या सपोर्ट पे जहाँ पे रहता है या एंड सपोर्ट पे रहता है. तो वेयर वेव में जो फेल्यूर होता है दैट इज कॉल्ड वेव क्रिपलिंग. सो क्वेश्चन नंबर 256, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज फोर्स मेथड. कौन सा फोर्स मेथड है, तो देखिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये फोर्स मेथड नहीं, इक्विलिब्रियम मेथड है. कॉलम एनालॉजी मेथड, यस ये फोर्स मेथड है. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, ये स्टिफनेस मेथड है यानी इक्विलिब्रियम मेथड है. स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड इज द इक्विलिब्रियम मेथड, तो ये भी नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो स्टिफनेस मेथड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 257. नाउ क्वेश्चन नंबर 258. द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड इन इज कॉल्ड. वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड में कितना एयर है, दैट इज एयर कंटेंट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 258. वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड इज कॉल्ड एयर कंटेंट. ओके, और हम सेचुरेशन को क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. नहीं, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको कहते हैं सेचुरेशन. कि कितना पानी है वाइड में पानी कितना है, एयर कितना है, एयर कंटेंट, पानी कितना है, वो वाटर कंटेंट हो जाएगा. ओके, और जब जो दैट इज सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं उसको एस. तो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिनोमिनेटर में सेम है, तो एयर प्लस वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाइड, और वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू 1. तो मीन्स यू कैन से कि एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन इज इक्वल टू 1. सो एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एस. दिस रिलेशन इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम. तो आप इसको भी ध्यान में रखिए कि एयर कंटेंट प्लस एस इज इक्वल टू 1. सो यू कैन से एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एस. एस इज द डिग्री ऑफ
सेचुरेशन, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है 1, क्योंकि पूरा वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम अभी बताया मैं आपको एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वाइड के, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1, 100% होगा तो 1 हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 260, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सॉइल इज डिटरमाइंड बाय, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो देखिए पिक्नोमीटर मेथड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 260 का ए, क्वेश्चन नंबर 260 का करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड से हम क्या मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोमीटर एनालिसिस ये नहीं होगा, हाइड्रोमीटर एनालिसिस से हम सॉइल का जो फाइन सॉइल होता है उसमें यूज करते हैं हाइड्रोमीटर एनालिसिस। सीव एनालिसिस ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ नहीं होता है ना, इसको भी हम सॉइल क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये वाटर कंटेंट निकालने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 261, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच इनेबल टू रिगेन इट्स स्ट्रेंथ लॉस्ट ऑन रिमोल्डिंग इन अ शॉर्ट टाइम विदाउट चेंजिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं थिक्सोट्रॉपी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 261 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सो मतलब होता है चेंज, ओके, थिक्सो मतलब क्या होता है चेंज। थिक्सोट्रॉपी में कि सॉइल को हम रिमोल्ड करते हैं, सपोज करो यहाँ था इनिशियल, तो इस तरह से वो रिमोल्डेड होगा, है ना। तो क्या करा, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच इनेबल टू रिगेन इट्स स्ट्रेंथ लॉस्ट ऑन रिमोल्डिंग इन शॉर्ट टाइम विदाउट चेंजिंग मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और इसको रिमोल्ड कर रहे हैं बार बार, तो वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है ना, इनिशियल शेप को। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं थिक्सोट्रॉपी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। थिक्सो मतलब, ट्रॉपी मतलब होता है चेंज, है ना, थिक्सो नहीं, ट्रॉपी मतलब होता है चेंज। थिक्सो मतलब कि जब आप कंटिन्यूस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो थिक्सो मतलब कि रिमोल्ड करना उसको बार बार, है ना। तो चेंज इन उसके उसमें जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा थिक्सोट्रॉपी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 262, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास विच परमिट्स द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वाइड इज कॉल्ड, उसके वाइड में से जो परमिट करता है वाटर को दैट इज परमिबिलिटी, है ना। इंटरकनेक्टिंग वाइड में से वाटर सीप्स करके जो सीपेज परमिट करता है दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को परमिबिलिटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। पोरोसिटी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। अगर सॉलिड रहता तो वाइड रेस हो जाता, टोटल वॉल्यूम होता है पोरोसिटी। कैपिलरिटी आपको पता है, कैपिलरिटी क्या है वो द फंक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। कैपिलरिटी का फार्मूला क्या होता है Hc 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो यहाँ से हम कैपिलरिटी हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रॉपर्टी है। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है के इज इक्वल टू ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब टी इज इक्वल टू के इंटू बी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब टी ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू के इज द परमिबिलिटी, बी इज द थिकनेस ऑफ द लेयर सॉइल, है ना। क्ले सॉइल का जो थिकनेस होगा दैट इज बी, तो वो कन्फाइंड सॉइल के अंदर आता है, दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर इवेल्यूटिंग, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्यों यूज करते हैं, दैट इज CV, है ना। यूज्ड फॉर इवेल्यूटिंग, किसको इवेल्यूट करने के लिए CV का यूज किया जाता है, दैट इज टाइम रेट सेटलमेंट, किसके लिए टाइम रेट सेटलमेंट, है। टाइम रेट सेटलमेंट यूज करके आप CV फाइंड आउट कर सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर इवेल्यूटिंग टाइम रेट सेटलमेंट, टाइम रेट सेटलमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर फाइंडिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक कोएजिव सॉइल, जब वेरी प्लास्टिक कोएजिव सॉइल है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप इसको डाउट में देख सकते हैं। इसका आंसर सी भी करेक्ट है ना, कि वेन शियर टेस्ट होना चाहिए इसका आंसर, बट आयोग ने इसका आंसर बी दिया है, दैट इज़ पेनिट्रेशन टेस्ट। सो कौन टेस्ट तो होगा नहीं, टॉर्सन शियर टेस्ट ये भी नहीं होगा, ए और डी तो इसी कट गया। वेन शियर टेस्ट हो सकता है, वो प्लास्टिक कोएजिव सॉइल के लिए वेन शियर टेस्ट सुटेबल होता है, और पेनिट्रेशन टेस्ट आयोग ने आंसर दिया है, तो यू कैन
टेक इट एज एडवांटेज दैट क्वेश्चन नंबर 264 ये ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है। इसका फाइनल आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि इसके करेक्ट आंसर क्या है। बट अभी के लिए इनका आंसर बी भी सही है और सी भी सही है ना। हालांकि पेनिट्रेशन टेस्ट तो नहीं होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन जो सी ही होना चाहिए इसका। फिर भी फाइनल आंसर की आते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे अपन। 264 इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, मतलब डाले होंगे कोई ना कोई, अब तो नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 265, द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जब रेस्ट में रहता है तो क्या कहते हैं, व्हेन द रिटेनिंग वॉल हैज़ नो मूवमेंट रिलेटिव टू द बैकफिल। सो इजी क्वेश्चन, जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो क्या कहते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। सो द साइज ऑफ, देखिए इस तरह से रहता है, ये वॉल है, अगर अवे फ्रॉम है तो इधर एक्टिव हो जाएगा, इधर पैसिव हो जाएगा, और ये रेस्ट है ना। सपोज ये रेस्ट में के नॉट, तो ये हो जाएगा आपका के ए, ये हो जाएगा के पी। सो के पी इज़ ग्रेटर देन के नॉट इज़ ग्रेटर देन के ए, इस तरह के रिलेशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, द साइज ऑफ द बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट यूज्ड इन, हाँ प्लेट लोड टेस्ट में जो बियरिंग प्लेट लेते हैं उसके दो साइज लेते हैं, एक 30 सेंटीमीटर का, एक 75 सेंटीमीटर का। तो यहाँ एमएम में पूछा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए फ्लो नेट इज ड्रॉन टू बी ऑब्टेन। फ्लो नेट से हम एक्सिस ग्रेडियंट भी मेजर करते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर भी मेजर करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी मेजर करते हैं। तो तीनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। नहीं, ये परमिबिलिटी मेजर नहीं करते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 किस में, ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 267, है ना। जहाँ पे भी आप देखेंगे फ्लो नेट में के को मेजर नहीं करते हैं, है ना। फ्लो नेट इज ड्रॉन टू ऑब्टेन, एग्जिट ग्रेडियंट प्राप्त कर सकते हैं आप, अपलिफ्ट प्रेशर कर सकते हैं, बट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी दैट इज के आप नहीं निकाल सकते। आप क्यू एस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर के दिया हुआ है तो। ओके, आप सी पेज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट परमिबिलिटी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 2। when the increase in compaction energy in a compaction test, increase in compaction energy in a compaction test, देखिए compaction test में जब आप compaction energy बढ़ाएंगे ना, एफर्ट बढ़ाएंगे, तो आप देखते जाइए क्या हो रहा है। इधर इधर हम क्या लेते हैं, ऑप्टिमाइजर कंटेंट, इधर लेते हैं डेंसिटी। ओके, तो जैसे आप ये कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे, कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे, तो क्या हो रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे आ गया। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एट एट सेम टाइम डेंसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अब ऑप्शन पढ़िए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर बोथ इंक्रीजेज, नो ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज, यस। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही है। सी को पढ़ते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्शन मॉइस्चर कंटेंट बोथ डिक्रीज, नहीं डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऑप्टिमम डिक्रीज कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन बी ही हो जाएगा इसका। Now question number 269, the shear strength in cohesionless soil is due to। cohesionless soil में, cohesionless soil मतलब क्या हुआ, cohesionless जिसमें सी नहीं है, यानी फाई सॉइल, फाई सॉइल। ओके, सो फाई सॉइल में क्या हो जाएगा, shear strength इज ड्यू टू इंटरनल ग्रेनुलर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण होता है, इंटरनल ग्रेनुलर फ्रिक्शन के कारण होता है शेयर स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। मेजर को हमेशा सिग्मा 1 से और सिग्मा 3 को सेल प्रेशर यानी माइनर प्रेशर, तो सिग्मा 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द माइनर क्या करें, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm। जब 3 mm डाया तक आप रोल करते हो सॉइल को, है ना, और उसमें क्रैक अपियर्स होना शुरू हो जाता है, मतलब क्रम्बल, वो क्रम्बल होना शुरू होता है, तो उसको कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट। ये डिफिनेशन ही है प्लास्टिक लिमिट का। लोकल शेयर फेल्योर इज एसोसिएटेड विथ सॉइल हैविंग, है ना। लोकल शेयर फेल्योर किस सॉइल से एसोसिएटेड है, जिसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। लोकल शेयर फेल्योर, जनरल शेयर फेल्योर, पंचिंग शेयर फेल्योर, 3 फेल्योर होता है, लोकल, जनरल और पंचिंग। तो ये पूछ रहा है लोकल शेयर फेल्योर, तो जो हाई कंप्रेसिबल सॉइल होता है, जिसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, वो लोकल में फेल हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 272। क्वेश्चन नंबर 273, द क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। लेटरल टू
लीनियर, इसको कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, टू इजी। ओके, पॉइजन्स रेशियो का डिफिनेशन ही होता है म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, है ना, इसको मोड में ले लो, माइनस कर दो, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 274, when body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as, तो बल्क मॉडुलस बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या होता है, सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी। ओके, तो मतलब यही कह रहा है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस है तो सब सेम है, मतलब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड, तो वी कैन से दैट इज सिग्मा। सो mutually perpendicular stress equal intensity, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain, epsilon v is the volumetric strain, so direct stress is sigma, as three mutually perpendicular, sigma x equal to sigma y equal to sigma, so sigma divided by volumetric strain ev is known as bulk modulus. Now reduction in volume of soil primarily due to, सबसे पहले रिडक्शन जो होता है किसी वॉल्यूम में सॉइल के, प्राइमरीली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड इज कॉल्ड एज, उसको कहते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। जब आप कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर वो स्क्वीज करके बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है ना, जिसमें रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल होता है। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 276, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर पैरेलल टू द फाइबर इन द रेंज ऑफ, क्या कह रहा है कि जो पैरेलल होगा, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल पूछ रहा है, तो ये सब थोड़ा अंडरलाइन करके आप पढ़ें जब क्वेश्चन पढ़ें एग्जाम में। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, टिम्बर का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, पूछ रहा है कि पैरेलल, पैरेलल में ही मैक्सिमम होता है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर पैरेलल टू द फाइबर इन द सेम रेंज, इन द रेंज ऑफ 80 to 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना, 80 to 190 न्यूटन per mm square. So question number 276, correct option is B. As per BIS code, that is 1077/1957, the minimum crushing strength of brick should be, ब्रिक का मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है उससे लेस तो नहीं होना चाहिए, दैट इज 3.5, मतलब 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ एज पर BIS 1077. So M20 grade of concrete has the following proportion of ingredient: cement, sand, coarse aggregate. Cement, sand, coarse aggregate M20 के लिए क्या होता है, 1:1.5:3. So ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। M20 के लिए 1:1.5:3, तो जितना कम होगा उतना ये रेशियो बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना कम होते जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। यानी अगर हम M15 की बात करें, है ना, तो वो रेशियो कम हो जाएगा। ओके, यानी 1:2:4 हो जाएगा, 1:2:4। सो क्वेश्चन नंबर 279, मोटार यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉग्ड, हाँ वाटर लॉग्ड एरिया या एक्सपोज पोजिशन एंड एक्सपोज पोजिशन, उसमें जो मोटार यूज करते हैं दैट इज 1:3। ओके, वाटर लॉग्ड एरिया और एक्सपोज पोजिशन में जो मोटार यूज करते हैं हम, दैट इज 1:3 मोटार। क्वेश्चन नंबर 280 क्या कह रहा है, indentation on the brick provided to form a key for holding the mortar, मोटार को होल्ड करने के लिए की में जो ब्रिक है उसमें एक की प्रोवाइड किया जाता है ना, और उसको क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रॉग, उसको फ्रॉग बोलते हैं, है ना। कि सपोज करो ये ब्रिक है, ओके, इस तरह से हम बनाते हैं या फिर इसको थोड़ा ऐसे कर दे, 3D में देख लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ग्रूव रहता है 1 से 3 mm का, 1 to 2 mm का डेप्थ रहता है उसका, तो और 10 सेंटीमीटर के आसपास की विड्थ होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉग, है ना। ये इंटरलॉकिंग का काज करता है, इसी को कहते हैं फ्रॉग। ये हो गया हेडर स्ट्रेचर पार्ट, ये हो गया स्ट्रेचर पार्ट, और ये हो गया हेडर पार्ट, ओके, ब्रिक का। इसमें करा कि बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड होता है कि जब आप ये ब्रिक है, ये दूसरा ब्रिक है, ये तीसरा ब्रिक है ना, फिर इसके ये हो गया, फिर ये हो गया, ओके, फिर हम यहाँ पे एक ब्रिक डाल रहे हैं या एक ब्रिक इधर चला जाएगा, ओके।
फिर एक ब्रिक यहाँ डाल रहे हैं इसी पोजीशन में, यहाँ यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ से एक ब्रिक इधर डाल रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है उसको कहते हैं प्रीपेंड, उसको क्या कहते हैं, प्रीपेंड। और ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक कोर्स, ये हो गया हॉरिजॉन्टल दूसरा कोर्स, ये हो गया तीसरा कोर्स। इस तरह ईच कोर्स में जब हम ब्रिक को ले करते हैं तो उसको कहते हैं कोर्स, दैट इज कोर्स, ऑप्शन बी। ओके, और बॉन्ड है बॉन्ड क्या है कि जो ओवरलैप किया हूँ ना मैं, ये देखिए ये वर्टिकल सीधे आ रहा था तो इसको मैंने ओवरलैप कर दिया यहाँ से। ओके, इस वर्टिकल को मैं ख़त्म कर दिया। ठीक, एक बार थोड़ा सा नीट करके बताता हूँ। ये एक ब्रिक हुआ ना, ये दूसरा ब्रिक हुआ, ये तीसरा ब्रिक हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ब्रिक डाल दिए और यहाँ से दूसरा ब्रिक दिए, तो ये जो वर्टिकल है उसको ख़त्म कर दिए, इसका जो वर्टिकल है उसको ख़त्म कर दिए। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके वर्टिकल यहाँ पे ब्रिक दे दिए, फिर यहाँ से यहाँ पे दे दिए। ओके, तो इसको मतलब ये जो ओवरलैप कर रहा हूँ एक ब्रिक पे, इस ब्रिक पे ये ओवरलैप है, इस ब्रिक पे ये ओवरलैप है, तो इस ओवरलैप को कहते हैं बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो बॉन्ड तो होगा नहीं, बॉन्ड इज द ओवरलैपिंग ऑफ ब्रिक्स, ओवरलैपिंग ऑफ ब्रिक्स, है ना। ये एक कोर्स में जो ओवरलैप करते हैं एक ब्रिक के ऊपर दूसरे ब्रिक को, है ना, ऑफ द वॉल टू अवॉइड द कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स, है ना, कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट ना हो उसको अवॉइड करने के लिए। और वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल ब्रिक को बांध के रखता है, इंटरलॉक करके रखता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉन्ड। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो की पॉइंट की प्रोवाइड करते हैं, ये फ्रॉग की बात कर रहा है। तो ये हो गया फ्रॉग, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्यूनियन क्या होता है, क्यूनियन होता है कि कॉर्नर पे जो ब्रिक डाला जाता है। ठीक है, इस तरह से सपोज एक वाल इधर से आया, एक वाल इधर से आया, ये एक वाल है, ये दूसरी वाल है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे ब्रिक देते हैं इस टाइप की कॉर्नर वाली जो ब्रिक होती है उसको कहते हैं क्यूनियन। तो क्यूनियन मीन्स क्या हो गया, कॉर्नर्स ब्रिक, है ना, कॉर्नर्स ऑफ वॉल, ब्रिक एट द कॉर्नर्स ऑफ वॉल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर्स ऑफ द वॉल, कॉर्नर्स of the wall. Okay, so correct option is option number C for question number 280. Question number 281, stone extending throughout the thickness of the wall is called, stone extending throughout the thickness of the wall is called, उसको कहते हैं ट्रफ स्टोन, उसको क्या कहते हैं, ट्रफ स्टोन। सो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट होगा, स्टोन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ वॉल। देखिए टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट होता है कि सपोज ये रूफ स्ट्रक्चर है ना, ये टाई मेंबर है, तो यहाँ पे कॉलम रहता है, तो इस रूफ स्ट्रक्चर को एक स्टोन प्लेट पे, यहाँ पे एक स्टोन पे रख देते हैं उसको, तो उसका जो लोड होगा वो स्टोन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, स्टोन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट, है ना, पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड अंडर द एंड ऑफ ए बीम टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन ग्रेटर एरिया, है ना, ग्रेटर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे एक स्टोन डाल देते हैं, तो उसको कहते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट तो होगा नहीं, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रफ। अब ट्रफ स्टोन क्या होता है, ट्रफ होता है कि सपोज कीजिए ये है, इसके नीचे हम एक स्टोन लगाए इस टाइप से, है ना, इस टाइप से एक स्टोन एक स्टोन एक स्टोन एक स्टोन एक स्टोन एक स्टोन, इसके नीचे में बड़ा सा स्टोन लगाया, फिर इसके नीचे स्टोन, इसके नीचे स्टोन, इसके नीचे स्टोन, ओके, और इसके नीचे एक बड़ा सा इस टाइप से स्टोन, इसके बीच में जो भर देते हैं, है ना, इसके बीच में जो भर देते हैं स्टोन, और इसके बीच में छोटा छोटा स्टोन भर देते हैं, तो ये जो लंबा प्लेट है इसी को कहते हैं ट्रफ। इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। तो लंबा सा स्टोन जो है उसको कहते हैं ट्रफ, मतलब स्टोन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल, ये थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल एक्सटेंडिंग है ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रफ स्टोन। इसको कहते हैं फाउंडेशन। यहाँ के नीचे ये ग्राउंड है, इसके नीचे जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया फाउंडेशन, इसको कहते हैं हम फाउंडेशन। इसको कहते हैं फुटिंग, इसको कहते हैं फुटिंग। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसको कहते हैं फर्स्ट लिफ्ट, यहाँ से यहाँ तक जो उठाया प्लिंथ तक, है ना, तो इसको कहते हैं फर्स्ट लिफ्ट, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट लिफ्ट, इसको कहेंगे सेकेंड लिफ्ट, और ये जो टॉप वाला रहता है उसको कहते हैं कोप।
टॉप वाला जो स्टोन रहता है उसको कहते हैं कोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रफ स्टोन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रफ स्टोन। ओके, ग्राउटिंग सबको पता है। ग्राउटिंग क्या है? ग्राउटिंग हम इम्परमिएबल मेंबर बनाते हैं, मतलब उसके जो वाइड रहेंगे वो सबको सब फिलअप कर देते हैं, ग्राउट कर देते हैं पूरा, है ना, इम्परमिएबल बना देते हैं उसको ताकि सीपेज ना हो। डैम में ज़्यादा होता है ग्राउटिंग, है ना। और थ्रोटिंग क्या होता है? थ्रोटिंग होता है कि ये रूफ है ना। तो सपोज करो यहाँ से एक एक निकल के एक ग्रूव यहाँ पे डाला जाता है, ऐसा दोनों साइड से, है ना, ग्रूव डाला जाता है। ये कॉलम है आपका, तो कॉलम है, तो ये ट्रफ यहाँ से ये रूफ के नीचे से जो ये एक्सटेंड करके यहाँ पे एक ग्रूव डाला जाता है, उसको कहते हैं थ्रॉटिंग। उसको क्या कहते हैं? थ्रॉटिंग। तो मतलब ग्रूव प्रोवाइडेड इनर साइड, है ना, ग्रूव प्रोवाइडेड इनर साइड टू द रूफ। यहाँ पे ग्रूव हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रॉटिंग, उसको थ्रॉटिंग कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 282, मशीनरी बिल्ट ऑफ केयरफुली ड्रेस्ड स्टोन एंड हैविंग वेरी थिन जॉइंट इज टर्म एज। उसको क्या कहते हैं? एस्लार मशीनरी। उसको क्या कहते हैं? एस्लार मशीनरी। देखिए, मशीनरी बिल्ट इन केयरफुली ड्रेस्ड स्टोन, जब भी ड्रेस्ड स्टोन ड्रेस करके हैविंग वेरी थिन जॉइंट, और बहुत ही थिन जॉइंट से हो, इस टाइप के टर्म आए तो उसको हम एस्लार मशीनरी कहते हैं। जब भी ड्रेस का हो तो एस्लार, अनड्रेस्ड है तो रैंडम रबल मशीनरी, है ना। तो बाकी कोर्स अनकोर्स तो अलग चीज़ है ना। जब एक कोर्स में डाला जाता है, अनकोर्स्ड है तो वो अलग है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रेस्ड है कि अनड्रेस्ड, अनड्रेस्ड है तो रब्बल, ड्रेस्ड है तो एस्लार। सो क्वेश्चन नंबर 283, एन इमेजनरी लाइन कनेक्टिंग प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ऑल ट्रेड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ स्टेयर। देखिए ये स्टेयर है ना, फिर इसको इस तरह से बढ़ते जाता है, इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा ना। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? राइज। जो वर्टिकल रहता है उसको बोलते हैं राइज, ठीक है। तो ये ट्रेड के जो बाहर थोड़ा सा इस तरह से उभरा हुआ रहता है हल्का सा, उसको कहते हैं नोजिंग। और इसी लाइन को जो मिलाता है ट्रेड के अब बाहरी पार्ट को, प्रोजेक्टिंग एज, तो प्रोजेक्टिंग एज को जो मिलाता हुआ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? नोजिंग लाइन, उसको कहते हैं नोजिंग लाइन। और इसके नीचे जिसपे ये पूरा स्टेयर रहता है, एक स्लैब ढाला हुआ रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो वो इंक्लाइन रहता है थ्रू आउट द हाइट, है ना। सपोज करो इसकी हाइट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइंड रहेगा, है ना, उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोजिंग लाइन, ऑप्शन नंबर सी। सेमी सर्कुलर और वी शेप्ड स्ट्रेस फॉर्म इन ए बोर्ड और पीस ऑफ वुड इज टर्म एज। उसको कहते हैं ग्रूव। क्या कहते हैं? ग्रूव। वी शेप्ड का रिसेस फॉर्म हो जाता है इन ए बोर्ड और पीस ऑफ वुड, है ना, वी शेप का, तो उसको हम ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 284 करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉट चैम्फर। चैम्फर अलग चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 285, वर्टिकल फेस ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम इज कॉल्ड एज। जो फ्रेम को सपोर्ट करता है उसको जैम कहते हैं, ठीक है। ये देखो, डोर या विंडो कुछ भी ले लो, तो ये वर्टिकल साइड जो बाहर से रहता है ना, और वो डोर विंडो के फ्रेम को सपोर्ट करता है, फ्रेम उसमें आ जाए, है ना, उसके फ्रेम को जो इनग्रेव कर ले, तो दैट इज कॉल्ड जैम, उसको जैम कहते हैं। और इनर साइड से जो फ्रेम को वो रखता है उसको कहते हैं रिवील, है ना। तो रिवील नहीं होगा, ये क्या कह रहा है? वर्टिकल फेस ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम, जो फ्रेम को सपोर्ट करता है, दैट इज जैम, नॉट रिवील। ओके, पोस्ट और मिलियन तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सेंट इज लाइकली टू अकर ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। 4% के आसपास जो होता है उसमें मैक्सिमम बल्किंग होता है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना। जब आप बल्किंग सेंड पढ़ेंगे, बल्किंग ऑफ सेंड, तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ऐसे घटता है, मतलब 10 से 15% जाते जाते ये पूरा सेचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ग्राफ। तो मैक्सिमम जो होता है वो 4 पॉइंट समथिंग पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, दैट इज़ 5% के नियर अबाउट, है ना। तो वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन इज बी। फॉर्म वर्क स्ट्रिपिंग टाइम फॉर बीम्स ऑफ हिट के लिए, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉप्स लेफ्ट अंडर, आपको डायरेक्ट आईएस कोड में ये मिल जाएगा। इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है कि प्रॉप्स लेफ्ट अंडर, प्रॉप्स लेफ्ट अंडर, प्रॉप्स के नीचे, है ना।
तो फ्रेमवर्क स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ बीम सॉफिट के स्ट्रिपिंग टाइम होता है 7 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस इज सुटेबल फॉर स्पैन रेंजिंग फ्रॉम। क्वीन पोस्ट पूछा है तो क्वीन पोस्ट का होता है 9 से 13.5 के आसपास, है ना। 9 से 13.5 के आसपास होता है क्वीन पोस्ट के लिए, एंड 6 to 9 होता है किंग पोस्ट के लिए। ये होता है किंग पोस्ट के लिए और ये होता है क्वीन पोस्ट के लिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 289 विच मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज प्रिफरेबल फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। रैपिड गेन के लिए हमेशा स्ट्रीम मेथड यूज करते हैं, जैसे प्रीस्ट्रेस है, प्रीकास्ट कंक्रीट है, वहाँ पे स्टीम क्यूरिंग ही प्रीफर किया जाता है क्योंकि उससे रैपिड क्यूरिंग होता है ना, और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 290 रन ऑफ कच्छ लाई इन द सिज्मिक जोन नंबर। कौन से जोन में रन ऑफ कच्छ, या आपको जानते हैं कि मोस्ट प्रोन जोन है ना कच्छ, तो वो क्या आएगा, जोन 5th में आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 290 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 291 इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल फॉर जोन 5। अब जोन 5 आपको पता है हाई प्रोन टू अर्थक्वेक में आता है, हाई प्रोन जोन में आता है, हाई अर्थक्वेक प्रोन में आता है जोन 5। तो इसके रिक्टर स्केल में जो होगा वो ग्रेटर देन 9 होगा, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 292 ए वाटर टाइट इनक्लोजर फ्रॉम विच वाटर इज pumped to expose the bed of water body in order to permit the construction of pier or other hydraulic work is called as। अब ये चीज़ें बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन में कि जहाँ पे भी आपको एक टेम्प्रेरी फाउंडेशन, टेम्प्रेरी बोल सकते हैं इसको कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, जिसके लिए आप कॉलम का जब कास्ट करते हैं या फिर कुछ वेल फाउंडेशन करते हैं, उस केस में क्या करते हैं हम एक टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसके कि उसमें उसके अंदर जितना पानी होता है उसको हम पंप करके हटा देते हैं, फिर उसमें पियर या वेल या जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसको आप करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉफर डैम। क्या बोलते हैं उसको, कॉफर डैम, है ना। वेल फाउंडेशन तो ऑलरेडी फाउंडेशन है, पायर फाउंडेशन भी फाउंडेशन है, न्यूमेटिकेशन भी फाउंडेशन, कॉफर डैम हो जाएगा ना। वाटर टाइट इंक्लोजन फ्रॉम विच वाटर इज पंप टू एक्सपोज द बेड ऑफ वाटर बॉडी इन ऑर्डर टू परमिट द कंस्ट्रक्शन, है ना, इसलिए लाइन को आपको पढ़ना है। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, कॉफर डैम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 293 हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइन। जब कभी भी हाई टर्बिडिटी हो तो हमेशा कौन सा होगा, इसका जैक्सन टर्बिडिटी होगा। ये गलत है, ये आप इसका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, है ना। तो आप इसको ऑब्जेक्शन में लिख लो, इसका जब सही आंसर की आएगा फाइनल आंसर की तो पता चलेगा। द मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर विल अकर एट ए pH ऑफ। एसिडिटी पूछ रहा है कि मैक्सिमम एसिडिटी, अल्कलिनिटी नहीं, एसिड मैक्सिमम कब होगा, जब pH की वैल्यू 0 होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 295 ए वाल्व विच अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है ना, प्रिवेल्ट इन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आने देता, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लक्स वाल्व, है ना। रिफ्लक्स वाल्व या चेक वाल्व, इसी को चेक वाल्व भी कहते हैं, चेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 296 फॉर द सीवर्स ऑफ डायमीटर मोर देन 600 mm डैश ज्वाइंट इज प्रीफर्ड। जब 600 mm से ज़्यादा हो तो उसके लिए कॉलर ज्वाइंट हम प्रोवाइड करते हैं। कौन सा ज्वाइंट, कॉलर ज्वाइंट। 296 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फॉर लार्ज सिटी द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज। जब लार्ज सिटी की बात हो, है ना, सिटी साइज बहुत ज़्यादा हो, तो जो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है फोरकास्टिंग के लिए दैट इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। लार्ज सिटी, ओके, लेट अस सी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी नहीं सी होगा, अर्थमेटिक मेथड। ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लार्ज सिटी फॉर द मोस्ट सुटेबल मेथड, है लार्ज सिटी के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, दैट इज अर्थमेटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड होता है कि जब आपका यंग पॉपुलेशन है, यंग सिटी है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एडॉप्ट किया ज्योमेट्रिकल मेथड। ओके, अर्थमेटिकल मेथड जब पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा हो तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड हम फॉरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये उतना एक्यूरेट नहीं देता है जैसे एक्यूरेट है। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक इज यूज फॉर टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टिंग, ये इन्वायरमेंट के पहला चैप्टर से क्वेश्चन। जब हम बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं वाटर का तो हम क्या यूज करते हैं, एमएफटी, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन का टेस्ट करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इम्प्लाई ईडीटीए एज ए टाइट्रेटिंग एजेंट। तो हार्डनेस, ईडीटीए किसके लिए, हार्डनेस के लिए यूज होता है हमेशा। ओके, इन क्लोरिनेशन टेक्निक एडॉप्टेड फॉर, इन क्लोरिनेशन टेक्निक एडॉप्टेड फॉर डिसइंफेक्शन द वाटर द मिनिमम टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी। ये भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन का है कि इसका मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए। आयोग ने इसका 20 मिनट दिया है, बट ये करेक्ट आंसर इसका कहीं नहीं मिलता है कि 20 मिनट ही होगा। ओके, सो इसके करेक्ट ऑप्शन देखते हैं अपन जब फाइनल आंसर किया आएगा। तो ये था 300 क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया 3-4 पार्ट में। आप जाके चैनल पे इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। ओके, इसको लाइक कीजिए और कहीं पे कुछ क्वेश्चंस एरर हुए हों, गलत हुए तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।